सो हे गाइस, दिस इज विष्णु सोलंकी एंड यू आर वाचिंग स्टेप अप मैथ्स। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस। सो रोज रेगुलर इसके वीडियोस डालूंगा और ये चैप्टर हम पूरा कर देंगे। टोटल 4 एक्सरसाइज है यहाँ पे। सो सबसे पहले तो ये फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, पहले तो रिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। रिलेशन क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने हैं, और देन आफ्टर विल सॉल्व एक्सरसाइज 1.1। सो बने रहिए। सबसे पहले तो रिलेशन एंड फंक्शंस, ये फंक्शंस के बारे में एक्सरसाइज 1.2 में आता है। तो 1.2 के इंट्रोडक्शन में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं और उसकी क्या क्या कंडीशंस है, वो एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। बट नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव टू सी एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 में सिर्फ रिलेशन की ही बात की जाती है। ओके, सो चलो हमारे पास दो सेट है। let we have two empty sets। ओके चलो नॉन एम्प्टी ले लेते हैं। वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है। कौन कौन से, चलो मैं एक को ए नाम देता हूं जिसमें है 1 2 3 4, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और एक सेट है बी जिसमें है 5 6 7 8। ओके, सो यहां पे एक वर्ड होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स व्हाट। मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का फाइंड करूं, ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी यानी कि ए एंड बी का फाइंड करूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो देखो ये ए सबके साथ रहेगा, 2 भी सबके साथ रहेगा, 3 भी सबके साथ रहेगा और 4 भी सबके साथ रहेगा। किस तरह से, जैसे 1 5 1 6 1 7 1 8, समझ में आया। 1 चारों के साथ रहा, अब 2 भी रहेगा, 2 5 2 6 2 7 2 8। सिमिलरली 3 5 3 6 3 7 and 3 8। Similarly 4 5 4 6 4 7 4 8। अब ये सब चीज़ें है क्या, थोड़ा उसके बारे में समझे। हमारे पास दो सेट थे ए एंड बी, हमने उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सब के सब कोऑर्डिनेट्स हैं, सब के सब कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 1 है, ये 2 3 4, ये फर्स्ट को कहते हैं दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट, और ये दूसरा है वो आपका सेकंड एलिमेंट है। समझ में आ रहा है, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है और ये आपका सेकंड एलिमेंट है। ओके चलो इतना आप लोगों ने समझा। अब ये देखो रिलेशन ए टू बी है, ये दोनों सेट है, ये दोनों सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। उसमें से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। अब सेट में से कुछ रेगुलर मैनर में कुछ और चीज़ें बनाते हो, जैसे कि चलो ए एंड बी दे दिया गया है और आपको ऐसे बोलते हैं कि इन दोनों में से आप ऑड पेयर्स निकालो, इन दोनों में से आप इवन पेयर्स निकालो। जो कंडीशन आपको पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग जो आप चीज़ें बनाते हो, उसके अकॉर्डिंग जो आप सेट बनाते हो, उसे कहते हैं सबसेट। थोड़ा एक एग्जाम्पल सबसेट का भी लें। तो यहां पे है रिलेशन ऑफ ए टू बी, रिलेशन ऑफ ए टू बी। अब इसका मतलब क्या है, चलो मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन सच दैट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। देखो मैं जितने भी नोटेशंस लिख रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझो। एक ऐसा फंक्शन है, फंक्शन सच दैट रिलेशन इज ए टू बी रिलेशन है। ओके, ए टू बी रिलेशन में जो ए है इसको हम कहते हैं डोमेन, ये आपका डोमेन है। और उसकी जो इमेज क्रिएट होती है वो कहाँ क्रिएट होती है, कोडोमेन में। तो ये आपका है कोडोमेन। चलो ठीक है, इतना समझा। अब सेट में से सबसेट कैसे बनाए, अब ये देखें सेट में से आप सबसेट किस तरह से बनाते हैं।
तो आपको ये तो पता चल गया कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इतनी सारी हमारे पास। अब आपको एक कंडीशन दी गई है, चलो वो लिखें। चलो ये क्या है, हाँ अब ये कुछ कंडीशन दी गई हुई है। देखो मैंने क्या बोला, आपके पास दो सेट होते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर उसको आप अरेंज करते हो तो बन जाता है सबसेट। देखो ए एंड बी है, जबकि ए एंड बी बोथ आर इवन, दोनों इवन होने चाहिए, और ए बिलोंग करता है कैपिटल ए से और बी बिलोंग करता है स्मॉल कैपिटल बी से। अब आपको पता है ए क्या है, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट थे हमारे पास। दोनों नॉन एम्प्टी सेट थे। मुझे ए की वैल्यू यानी कि ये वैल्यू यहां से उठानी है, बी की वैल्यू मुझे यहां से उठानी है, बट फैक्ट क्या है कि दोनों क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, इवन। चलो यहां पे तो मतलब 4 ब्रैकेट बनेगा, 4 ब्रैकेट्स बनेंगे यहां पे। कैसे, देखो यहां पे इवन चीजें क्या है, तो सबसे पहले 2 6 और 2 8 लिख सकता हूं। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे फर्स्ट एलिमेंट मुझे कहां से उठाना है, ए में से, एंड सेकेंड एलिमेंट्स मुझे उठाने हैं बी में से, मतलब के सेकेंड सेट में से। तो उठा लिया, 2 को दोनों के साथ किया, 2 6 और 2 8 किया कि नहीं किया, 2 6 और 2 8 क्योंकि इवन है। सिमिलरली 4 6 एंड 4 8 भी हो सकता है। देखो आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो इवन है। अगर यहाँ पे इवन को छोड़ के, अगर यहाँ पे इवन को छोड़ के अगर वो ऑड लिख दे, देन व्हाट यू हैव टू डू, तब आपका सबसेट क्या बनेगा। देखो ये सबसेट बन रहा है। सबसेट क्यों बन रहा है, क्योंकि जो कंडीशन उन लोगों ने दी थी उसके अकॉर्डिंग हम हमारे ऑर्डर पेयर्स को अरेंज कर रहे हैं। देखो ये सब के सब ऑर्डर पेयर्स है, ऑर्डर पेयर्स कहते हैं सबको। तो अब क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑड क्या है, 1 है, और एक ऑड नंबर क्या है, 3 है, तो 1 5 1 7, क्योंकि सामने भी ऑड लेना है। सिमिलरली 3 5 3 7। देखो तो इसका सबसेट ये बना, ठीक है। यहां से थोड़ा इसको अलग कर दूं आपको अच्छे से दिखे, इसका सबसेट ये बना। सो ऐसे कितने ऑर्डर पे कितने रिलेशंस आप जनरेट कर पाते हो वो देखें। हाउ मच रिलेशन वी शुड प्रोड्यूस, कितने रिलेशन हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। चलो चलो सपोज कर लो यहां पे मैं P एंड Q लिख रहा हूं। सपोज करो P क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, मतलब कि जो A सेट था, नॉन एम्प्टी सेट था, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो P है। उसमें तो 4 थे क्योंकि 1 2 3 4 एलिमेंट 4 हुए ना। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ एलिमेंट B की बात करें तो वो भी कितने हैं, 4, B में भी 4 थे, 5 6 7 8। तो फॉर्मूला है हाउ मच रिलेशन वी प्रोड्यूस, तो 2⁻PQ, याद रख लेना 2⁻PQ इज अ फॉर्मूला। तो 2⁻P और Q दोनों की वैल्यू 4 4 है, तो टोटल हमें 2⁻16 एलिमेंट्स हमें यहाँ पे, सॉरी 2⁻16 रिलेशंस हमें यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक्स हैं रिलेशन के बारे में जो हमने यहाँ पे देखा। सो अब हम जा रहे हैं पढ़ने टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, किस तरह से उसको याद रखो तो एग्जाम्पल जल्दी सोल्व हो जाए। कुछ कंडीशंस रह जाती है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा पढ़े कि ये क्या है। सो ये 2 कंडीशंस है, किसके लिए, फंक्शन इज सच दैट A to B फंक्शन है, तो उसको हम A रिलेशन B
ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ए इन रिलेशन विद बी, ऐसे भी बोल सकते हैं। उसकी दो यहाँ पे कंडीशन है, आपको याद रखनी है। क्या क्या? इट इज अ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव अ सेम फर्स्ट एलिमेंट। ओके, एक एग्जांपल दूं। ये मैंने क्या लिखे? दो ऑर्डर पेयर्स लिखे। तो कभी भी 1 5 एंड 1 6 ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोल सकते कि क्या है कि इट इज अ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव अ सेम फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट दोनों का सेम हो, ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता। सेकंड वन, और क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इसका मतलब क्या है? देखो, जो फर्स्ट एलिमेंट आपका है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट मीन्स ए में जो है, उसकी एक ही और एक ही इमेज क्रिएट होती है बी में, यानी कि कोडोमेन में। देखो, जो डोमेन में जो एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज ही क्रिएट होती है कोडोमेन में। सो अगर इसका मतलब तो ये हुआ कि सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 2 और 3 दोनों के पीछे ऐसे 5 5 लिख दूँ तो ये पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि इसकी एक ही इमेज क्रिएट होगी कोडोमेन में और यही सेम इमेज 3 की भी क्रिएट हुई है, तो पॉसिबल नहीं होगा भाई। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और एक चीज़, इसकी कोई 2 और 5 तो मैं ऐसे भी नहीं लिख सकता 2 6, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए, तो फर्स्ट रूल निकल गया। तो कोई भी एक एलिमेंट है डोमेन में, उसकी एक ही और एक ही इमेज क्रिएट होती है कोडोमेन में, मतलब वो यूनिक ही होगा ऑर्डर पेयर, वो ऑर्डर पेयर यूनिक ही होगा। तो चलो एक एग्जांपल है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए बी, बी इज इक्वल टू ए प्लस 5। तो ये इसके लिए हमारे पास ए एंड बी ऑलरेडी दिया हुआ था। ए क्या थे हमारे पास? 1 2 3 4 नॉन एम्प्टी सेट्स, एंड बी क्या थे? 5 6 7 8। चलो, क्या बोल रहा है कि b की वैल्यू a प्लस 5 से मिलती है। तो a की वैल्यू अगर 5 हो, a की वैल्यू अगर 1 हो, तो b की वैल्यू 1 में 5 डाल दो, यानी कितना आता है? 6 आता है। तो 1 6 बना फर्स्ट। कैसे बना? अगर a 1 हो तो b 6 मिलता है, क्योंकि प्लस 5 हमें ऐड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर 2 हो तो 5 + 2 7 मिलेगा, तो 2 7 होता है। 3 हो तो 8 मिलेगा, 3 हो तो 8 मिलेगा, 4 हो तो 9 मिलेगा। ये पॉसिबल है क्योंकि 9 यहाँ सीधा लिखा हुआ है b इज बिलोंग्स टू b, और 9 इसमें है ही नहीं, तो ये 4th आपका निकलेगा नहीं। तो ये 3 आपके ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे निकलेंगे। अब इसको आप अच्छे से देखो कि एक एलिमेंट है डोमेन में, उसकी एक ही और एक ही इमेज है कोडोमेन में, और दो फर्स्ट एलिमेंट किधर भी आपको सेम दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, उसको इसके साथ कंपेयर बिल्कुल मत करना। ठीक है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, a क्रॉस b था, तो उसको इसके साथ कंपेयर करके ऐसा नहीं बोलना कि सर वहां पे 2-3 बार 1 आता था, ऐसा नहीं है। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और ये रिलेशन की बात आ रही है कि हम रिलेशन दिखा रहे हैं a का b से। ठीक है, तो इस तरह से कुछ होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिलेशन। कितने टाइप के रिलेशन होते हैं? उससे पहले देखो ये क्या लिखा हुआ है, लेट r बी रिलेशन इन अ सेट a। आर बी अ रिलेशन इन सेट ए का मतलब क्या है? देखो, यहाँ पे कोई अनदर सेट नहीं है, बी सेट नहीं है, यहाँ पे ए सेट ही है, ए सेट की ही बात हो रही है। तो वी कैन से दैट आर बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आर बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए का मतलब क्या है कि आर सबसेट बनेगा ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब ए इन रिलेशन विथ ए की बात हो रही है, यहाँ पे कोई बी तो है ही नहीं। ए इन रिलेशन विथ ए को ए के साथ ही रिलेशन दिखाओ, तो a 1 2 3 4 है, तो b है ही नहीं, तो 1 2 3 4 का 1 2 3 4 के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो सकता है? देन 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 3 3 1 3 1 3 2 3 3 3 4, ये सब a का a के साथ ही रिलेशन बनेगा। तो ये उसके नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने बनने वाले हैं ये यहाँ पे दिखाया गया है, कितनी सारी ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे बनेगी। ठीक है, ए का ए के साथ रिलेशन। देखो एक चीज समझो, डोमेन और कोडोमेन में थोड़ा कंफ्यूज मत होना, डोमेन एंड रेंज में कंफ्यूज मत होना। डोमेन किसे कहते हैं? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट को हम कहते हैं डोमेन। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट में होता क्या है? 1 2 3 4, तो सेट ऑफ फर्स्ट यानी कि सेट ऑफ 1 2 3 4 क्या होता है? डोमेन होता है। अब तो रेंज क्या है? रेंज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट का जो सेट होता है उसे हम कहते हैं रेंज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो
टाइप्स ऑफ रिलेशन में स्टार्टिंग के दो क्या लिखा हुआ है, नल वॉइड एंड एम्प्टी रिलेशन। नल वॉइड एम्प्टी ये सबका मतलब कुछ नहीं है वहां पे, एक भी एक सिंगल रिलेशन भी आप वहां पे निकाल नहीं पाओगे। किस तरह से, चलो ये उसका एग्जांपल दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 5, बी इज इक्वल टू ए प्लस 5। अब मैं इसका सबसेट जनरेट करूं, चलो अब आप खुद ही बोलो, सबसेट में यहां पर जनरेट कर रहा हूं, ए की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली 6 आएगी कि नहीं आएगी। और जबकि ए और बी यानी कि फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट दोनों बिलोंग करते हैं ए से ही, इसमें से ही। देखो इसमें 1 तो है, इसमें 6 नहीं है, 6 इज नॉट अवेलेबल हो गया, 6 है ही नहीं। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एक भी सिंगल रिलेशन निकाल नहीं पाएंगे। देखो ना 1 6 है तो 2 7 होता है, 3 8 होता है। फर्स्ट एलिमेंट तो अंदर है, सेकंड एलिमेंट कोई अंदर है ही नहीं, आ ही नहीं रहा है इसके अंदर, तो बात खत्म हो गई। एक भी सिंगल रिलेशन भी हम यहाँ ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये इसको हम कहते हैं नल वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। नाउ द सेकंड वर्ड इज यूनिवर्सल रिलेशन। क्या मतलब होता है यूनिवर्सल रिलेशन का, तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इन रिलेशन विथ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। ओके, जो फर्स्ट एलिमेंट है और वो सब के सब सेकंड एलिमेंट के साथ बनेगा। देखो एक सिंपल एग्जांपल समझाऊं, ये सब के सब ऑर्डर पेयर्स अगर हमारे रिलेशन में इंक्लूड हो जाए, सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स हमारे इंक्लूड हो जाए, तो हम उसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। एक भी नहीं छूटना चाहिए, सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूड हो जाने चाहिए। किस तरह से, एग्जांपल लिया हुआ है, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी का जो मोड है वो ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 होगा, वेर ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। क्या है, इन दोनों का जो माइनस है, सब्ट्रैक्शन है ए और बी का। ए और बी माने कि कोई भी ए और बी यानी कि यहाँ से कोई भी दो ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट्स उठा लो ए और बी के, उसका मोड चलो देखें, 1 - 1 0 तो इक्वल टू 0 आया। 1 - 2 -1 पर -1 का मोड क्या होता है 1, 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या होता है -2 का 2 बनता है, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। देख रहे हो आप, किसी भी फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का आप जब माइनस करोगे, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, जो भी कुछ और उसका मोड लोगे, उसका मोड ले लोगे, तो आंसर हमेशा इक्वल टू या तो ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि सबके सब ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे आ गए, सबके सब ऑर्डर पेयर्स आ गए, तो हम उसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। सो नाउ थर्ड वन इज आइडेंटिटी रिलेशन। यहाँ से आपके रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से आपको फोकस करना है। ठीक है, देखो हमारे पास ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है, सबसेट भी वो खुद ही है क्योंकि ए रिलेशन विथ ए है। अब नाउ आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट गिव्स अ इमेज ऑफ इटसेल्फ। मतलब कोई भी जो एलिमेंट है जो डोमेन में है वो अपनी ही इमेज अगर क्रिएट करे, तो उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये सारे के सारे कवर होने चाहिए, इसमें से कोई एक भी कवर हो जाए, मतलब कि अगर 2 अपना ही इमेज क्रिएट करता है 2, यानी कि जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो 2 2 बनेगा, तो वो आ जाता है आइडेंटिटी रिलेशन में। क्या है, आर इज इक्वल टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। देखो इन दोनों में फर्क क्या है थोड़ा समझे, एवरी लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में एक्चुअली फर्क क्या है, देखो एवरी एलिमेंट गिव्स इमेज ऑफ इटसेल्फ, ये भी क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सॉरी यहाँ पे ये वर्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, एलिमेंट गिव्स इमेज ऑफ इटसेल्फ। ओके, यहाँ इन चारों में से कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक, कोई भी दो, कोई भी तीन, कितने भी, कोई भी एलिमेंट्स अपनी ही इमेज क्रिएट करता है, तो वो कहलाता है आइडेंटिटी। तो फिर रिफ्लेक्सिव क्या है, रिफ्लेक्सिव पढ़ो, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू हर, एवरी मतलब यहाँ पे चारों के चारों अपनी ही इमेज क्रिएट करते हैं, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4, चारों के चारों अपनी ही इमेज क्रिएट करते हैं, यानी कि डोमेन एंड कोडोमेन दोनों में सेम हो, तो ही वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। एक एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल में क्या है कि आर यहां लिखा हुआ है 1 1 2 2 बस, और यहां है आर 1 1 2 2 3 3 4 4। देखो इसमें से कोई भी 2 3 1 अगर आपको उसका सेम इमेज मिल जाता है, जो डोमेन में उसका एलिमेंट उसका सेम इमेज आपको कोडोमेन में मिलता है, तो वो
ये कहलाएगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन, और ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव सारे के सारे एलिमेंट को कवर करता है। अगर सारे के सारे एलिमेंट कवर नहीं होते तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर सिर्फ 1, 2 या 3 एलिमेंट कवर होते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सब के सब कवर होने चाहिए, सब के सब इस तरह से कवर होने चाहिए, तो ही हम उसको रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। ठीक है, रिलेशन, ये फिफ्थ टाइप ऑफ रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। सो क्या है, देखो चलो यहाँ पे देखें। इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R एंड A2 A1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू A। अब क्या है, देखो अगर आपको दो एलिमेंट ऐसे मिलते हैं और उसके ऑपोजिट पेयर भी रिलेशन में अवेलेबल होती है। एग्जाम्पल ले लो, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि मेरे पास 1 2 है जो एग्जिस्ट करता है R से, क्योंकि 1 और 2 दोनों A के अंदर है, तो 2 1 भी मेरे पास होना चाहिए, उसका अपोजिट पेयर भी मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी मैं कह सकता हूं कि मेरा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। मतलब कोई भी आपके पास यहाँ पे रिलेशन हो, यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर पेयर हो, तो उसका अपोजिट पेयर भी आपके पास रिलेशन में, यानी कि आपके सबसेट में अवेलेबल होना चाहिए। अगर है तो आपका रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होता है, अदरवाइज नहीं। सो ऑर्डर पेयर इंक्लूड्स विद देयर अपोजिट पेयर ऑल्सो, उसके अपोजिट पेयर्स भी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, और तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, 1 1 है तो 1 1 का 1 1 ही होता है। तो एक चीज समझ लो कि जो ऐसे एलिमेंट है जो अपनी ही इमेज क्रिएट करते हैं, उसको यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोई स्पेशल जरूरत है नहीं। और ये कुछ आपके पास सबसेट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। देखो 1 2 है तो 2 1 अवेलेबल है या नहीं, नहीं है। 1 2 है तो 2 1 अवेलेबल ही नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। 1 2 है तो 2 1 है ये नहीं, ये दोनों अपोजिट पेयर्स हो गई। मैंने आपको क्या बोला था, 1 1 2 2 3 3 इन लोगों को कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये अपनी ही इमेज क्रिएट करते हैं, तो अपने ऑपोजिट वो खुद ही होते हैं। तो जो इस तरह के कुछ पेयर्स आपको मिले जो आइडेंटिटी रिलेशन बना रहे हो, वैसे पेयर्स को आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 1 2 है तो 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 नहीं है। मुझे इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है, पर 2 3 का ऑपोजिट पेयर 3 2 इज नॉट अवेलेबल इन दिस सबसेट, तो आई कैन से दैट दिस इज नॉट अ सिमेट्रिकल रिलेशन। सो नेक्स्ट 1 1 2 2 3 3 4 4 को हम कैलकुलेट करने ही नहीं वाले हैं। 1 2 का 2 1 है, 2 3 का 3 2 का है, नहीं है, किधर भी 3 2 नहीं है, 3 2 नहीं है, तो ये भी होगा नहीं। 1 1 2 2 3 3 4 4 ऑब्वियसली ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, क्योंकि जब भी इस तरह के कोई रिलेशन आपको मिलते हैं तो वो इंक्लूड हो ही जाते हैं। सिमेट्रिक भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं। ये रिफ्लेक्सिव भी है, देखो क्योंकि चारों के चारों एलिमेंट्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं। आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। समझ में आ रहा है? वैसे थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना। ट्रांजिटिव रिलेशन, सो देखो एक चीज समझ लो, मोस्टली लोगों को ये रिलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। क्या है ये रिलेशन में, थोड़ा समझे। चलो यहाँ पे क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी शुड बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर ए और बी दोनों आर से बिलोंग करते हैं, तो देखो यहाँ पे बी है, तो बी से ही स्टार्ट होता हुआ और एक रिलेशन पकड़ो। ए बी तो बी से ही स्टार्ट होता हुआ और एक रिलेशन पकड़ो, बी सी हुआ, तो ए सी बी आर से बिलोंग करना चाहिए। देखो एक एग्जांपल ले यहाँ पे हम, अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर है तो 2 से स्टार्ट होता हुआ रिलेशन 2 3 अगर बिलोंग्स टू आर है तो 1 3 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर इस तरह से होता है तो हम उसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं। चलो ठीक है, एक चीज समझ लो यार, ट्रांजिटिव रिलेशन की कुछ कंडीशंस है अपनी। कंडीशंस क्या है, देखो आपको फर्स्ट मिल गया, आपको सेकंड चीज मिल गई, अगर आपको थर्ड नहीं मिलता है, अगर आपको ये चीज आपको नहीं मिलती है तो वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाता है, तो वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाता है। समझ लो, ये दो मिला और ये नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ। बट ये दो में से सिर्फ एक ही मिल रहा है, याद रखना, ये तीनों में से फर्स्ट वाला ही मिल रहा है, सेकंड एंड थर्ड मिल ही नहीं रहा है, तो वो ट्रांजिटिव कहलाता है। लोग यही मिस्टेक्स करते हैं। देखो 3 है हमारे पास, उसमें से फर्स्ट सिर्फ एक ही मिला, बाकी ये दो मिल ही नहीं रहा है, तो वो ट्रांजिटिव है। तो कब नहीं है, तब नहीं है जब ये दोनों मिले और आपको थर्ड ना मिले। चलो यहाँ पे कुछ मैंने रिलेशंस सबसेट्स लिखे हैं, देखे चलो। 1 2 है तो 2 से स्टार्ट होता हुआ कौन होता है, 2 3। 1 2 तो 2 से स्टार्ट होता हुआ 2 3, तो 1 3 होना चाहिए, नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं हुआ। और एक चीज,
1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब ट्रांजिटिव भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, और इसके बाद एक टाइप था ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और वेट सिमेट्रिक भी होता है। चलो सुना 1 2 तो 2 से स्टार्ट हुआ होता हुआ 2 1, देखो 1 2 तो 2 1 तो 1 1 है, यस 2 2 3 3 4 2 2 और 3 3 तो इंक्लूड होने ही वाला है। सुना 1 3 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 1 3 तो 3 से स्टार्ट होता हुआ 3 3 तो 1 3 होना चाहिए है, तो ये आपका ट्रांजिटिव हुआ, ये पूरा का पूरा ट्रांजिटिव आपका हुआ। 1 2 तो 2 से स्टार्ट होता हुआ 2 1 तो 1 1 होना चाहिए है, 2 3 तो 3 से स्टार्ट होता हुआ 3 3 तो 2 3 होना चाहिए है, और ये तीनों तो इंक्लूड होता ही है, तो ये भी ट्रांजिटिव अवेलेबल है, ये ट्रांजिटिव है। 1 1 2 2 3 3 4 4 तो होता ही है ट्रांजिटिव। यहाँ से स्टार्ट करें 1 2, तो यार एक चीज़ समझो, इसका जो सेकेंड एलिमेंट है उससे स्टार्ट होती हुई आपको अगर ऐसी पेयर मिल जाए तो वो होती है ट्रांजिटिव। कैसे देखो 1 2 तो 2 2 तो 1 2 होना चाहिए है, 2 1 तो 1 1 तो 2 1 होना चाहिए है, तो सिमिलरली 2 3 भी होगा, तो ये भी होने वाला है। समझ में आ रहा है? देखो ये 4 है और यही 4 के एलिमेंट्स कौन कौन से 1 2 3 4 है, वो आपके अगर इसके सेकेंड एलिमेंट मिल जाते हैं तो वो होता ही है। 1 1 2 2 3 3 4 4 तो होता ही है यार, ये चारों होगा ही। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये तीनों तो होता ही है क्योंकि यहाँ मिल ही जाएगा आपको 2, तो 2 2 ये सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट 3 2 2 2 तो क्या होना चाहिए, सॉरी यहाँ लिख दूँ मैं 3 2 2 2 तो 3 2 होना चाहिए जो है, तो ये भी आपका होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस तरह से ट्रांजिटिव रिलेशन फाइंड करते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन वो उसे कहते हैं जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, देखो मैं आइडेंटिटी या यूनिवर्सल या नल वॉइड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव की। ये तीनों अगर कोई रिलेशन बनता है तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज 1.1। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज 1.1। सो स्टार्ट करें, चलो क्या लिखा हुआ है, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट है, ए दिया हुआ है, एक सेट है जो दिया हुआ है 1 2 3 4 से लेके 13 14 तक। ओके, और ये रिलेशन की कुछ कंडीशन दी हुई है। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके चलो, अब यहाँ पे थोड़ा देखें कि 3x माइनस वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो कौन कौन से रिलेशंस हम यहाँ पे बना पाएंगे? सबसे पहले तो देखो, x को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो y आता है, x को 3 से मल्टीप्लाई करो तो y आता है। x की वैल्यू ये सब ले सकते हैं हम, तो अगर 1 करूं तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है, 3 आता है। समझ में आना चाहिए। देखो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट दोनों बिलोंग ए से करने चाहिए, ये चीज समझ लो। यहाँ पे ये x है, ये y है, और x और y दोनों बिलोंग्स टू a है, दोनों a के अंदर आना चाहिए। तो अगर यहाँ 2 लूँ तो क्या आना चाहिए, 2 3 जा 6, 3 लूँ तो क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। चीज़ें याद रखो, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों a के अंदर मौजूद होने चाहिए। 3 3 जा 9, 4 12, 5 15। एक चीज़ समझो, 5 अवेलेबल है, 15 है क्या, नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर यहाँ पे आएगा नहीं। तो आपके सबसेट में कितने ऑर्डर पेयर्स मिले आपको, 4 मिले, 1 2 3 4। अब आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है। ये रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ओके, सिमेट्रिक है क्या, 1 3 तो 3 1 अवेलेबल है, नो, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या, ट्रांजिटिव 1 3 तो 3 से स्टार्ट हुआ 3 9 तो 1 9 होना चाहिए, नहीं है, ट्रांजिटिव भी ये होगा नहीं। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट। नाउ सेकंड वन, थोड़ा जल्दी से एक्सरसाइज ले रहा हूं मैं क्योंकि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यू नो दैट। तो आर इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5।
और x की वैल्यू हमेशा 4 से कम। चलो कंडीशन दी गई हुई है, तो R में कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स हम बना पाएंगे? x और y की वैल्यू x में 5 डालूं तो y आता है। चलो, और x की वैल्यू हमेशा 4 से कम है, तो x की वैल्यू 4 से कम है, तो 1, 2 और 3 ही हो सकती है। दैट्स इट। 1 में 5 डालूंगा तो मुझे y मिलेगा, यानी कि 6 होगा, और ये इसमें 5 डालूंगा तो कितना होगा? 5 + 2, और इसमें 5 डालूंगा तो 8 होगा। ओके, और ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये सब नेचुरल नंबर्स है ना, ये सब नेचुरल नंबर ही तो है। ओके सर, आपको बताना है ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस तरह से आना चाहिए। नेक्स्ट, सिमेट्रिक 1, 6 तो 6, 1 नहीं है। ट्रांजिटिव 1, 6 तो 6 से स्टार्ट होता हुआ कोई भी एक ऑर्डर पेयर एक ऐसा नहीं है जो 6 से स्टार्ट हुए, तो ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, बात खत्म हो गई। सुनाओ थर्ड वन। क्या कहता है थर्ड एग्जाम्पल? रिलेशन आर इन द सेट ए सेट दिया हुआ है जिसमें 1, 2, 3 से लेके 6 तक आपको दिए हुए हैं। ठीक है, चलो, एस आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। चलो, क्या है? वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स हम निकाल सकते हैं? देखो एक चीज समझो, जो y है यानी कि सेकंड एलिमेंट, वो डिविजिबल होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट से। चलो ठीक है, सबसे पहले तो ये सब अपने आप से डिविजिबल होते हैं कि नहीं होते हैं? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 एंड 6, 6 अपने आप से तो सब डिविजिबल होते ही हैं। ओके, सब 1 से डिविजिबल होते ही हैं 1 से डिविजिबल। क्यों? 1, 2 होता है ना। y इज डिविजिबल बाय x, 2 1 से डिविजिबल है, तो वैसे ही 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 है। चलो ठीक है, अब और क्या क्या चीज? 2 तो किससे डिविजिबल? 2, 4 हो सकता है, और 2, 6 हो सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 4 2 से डिविजिबल है, 6 2 से डिविजिबल है। 3 की बात करें तो 3, 6 लिख सकता हूं क्योंकि 6 3 से डिविजिबल है। 4 की बात करें तो 4 तो होगा ही नहीं ना यार, 4 नहीं होगा। तो बस इतने ऑर्डर पेयर्स, क्योंकि 4, 8 तो इसमें है ही नहीं, तो इतने ऑर्डर पेयर्स मुझे यहाँ पे मिले। रिफ्लेक्सिव तो है ना, ये सब है। देखो ये सब के सब अवेलेबल है, तो मैं कह सकता हूँ रिफ्लेक्सिव तो है। नाउ सिमेट्रिक मतलब इन 6 को तो हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि ये अपनी ही इमेज क्रिएट करते हैं। 1, 2 का उल्टा 2, 1, 2, 1 दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा है, बात खत्म हो गई, सिमेट्रिक नहीं है। लिखना कैसे होता है आपको? देखो ये इसमें मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको कैसे बताना है? 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सिमेट्रिक नहीं हुआ। नाउ ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? यहां तक तो नहीं गिनते हम, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। सेकेंड एलिमेंट देखो, सिर्फ सेकेंड एलिमेंट 2, 3, 4, 5, 6, यहां पे उसके पैर्स मिल रहे हैं। 2 के पैर है, 3 का पैर है, 4 का पैर है, 5 का पैर है, 6 का पैर है। मतलब इन लोगों को भी नहीं देखना होता है, क्योंकि इन लोगों ये लोग ट्रांजिटिव हो जाते हैं। क्यों पता है? 1, 2, 2, 2 तो 1, 2 है इस तरह से। अब ये भी 4, 6 और 6 है, जिसके हमारे पास ऑलरेडी डबल हमारे पास अवेलेबल है, तो ये सारे के सारे ट्रांजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज अवर थर्ड। नाउ फोर्थ वन। रिलेशन आर इन द सेट z of all integer define as, ओके इंटीजर्स की बात चल रही है। z is equal to xy, oh I am sorry, yes, xy is such that x minus y is an integer। देखो ये क्वेश्चन बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से इसको समझेंगे। चलो ठीक है, मेरे पास x एंड y दो ऐसे एलिमेंट्स हैं
और x माइनस वाई इज एन इंटीजर, इंटीजर जेड इंटीजर का सिंबल है, तो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक को कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले जरा सोचो यार, मैं दोनों को x ले लूं, सपोज x बिलोंग्स टू r ले, x बिलोंग्स टू r है ना भाई, क्योंकि सपोज कर रहा हूं मैं, एक नंबर सपोज कर रहा हूं x जो रिलेशन में आता है, जो रिलेशन में आता है, जो इंटीजर है, तो इंटीजर को इंटीजर में से निकाल दूं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इंटीजर को इंटीजर में से निकाल दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, और 0 इज अ इंटीजर, आई कैन से दैट। थोड़ा समझो यार, सपोज कर लो कि x बिलोंग्स टू r है, मतलब x एक इंटीजर है, सपोज कर लो एक नंबर जो रिलेशन में है, इंटीजर है। अब इंटीजर को इंटीजर में से निकालोगे, कोई भी ले लो ना यार, 3 को 3 में से निकालो, 3 इज इंटीजर, -3 -6 ले सकते हो, -3 + 3 ले सकते हो, 0। तो किसी भी इंटीजर को इंटीजर में से निकालोगे तो योर आंसर विल बी 0। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इंटीजर, यू नो, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहा हूं। दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 0 इज ऑल्सो इंटीजर। तो इसका मतलब ये है कि दोनों जगह x लिया तो x, x तो रहेगा ना। तो यहाँ क्या समझने को मिला हमें? x, x पॉसिबल है। x, x पॉसिबल क्यों है? क्योंकि उन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होता है? 0 होता है, और 0 इज ऑल्सो इंटीजर। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में तो भाई हमको ऐसा ही चाहिए ना कि अपनी ही इमेज क्रिएट करे, रिफ्लेक्सिव। ओके, नाउ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करें? चलो मैं ले लेता हूं x और y, x माइनस वाई बिलोंग्स टू r। x माइनस वाई बिलोंग्स टू r क्यों ले रहा हूं? क्योंकि यार कोई भी दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। चलो मैं एक इंटीजर लेता हूं 5, एक इंटीजर लेता हूं मैं 3, 5 - 3 2, और 3 - 5 -2। अब 2 और -2 दोनों क्या है? इंटीजर ही है, दोनों इंटीजर ही है, और इंटीजर की तो रिलेशन में बात हो रही है, तो दोनों बिलोंग्स टू रिलेशन ही होंगे ना। देखो आप 5 और 3 ले सकते हो एग्जाम्पल में, मैं x और y ले रहा हूं। अब x माइनस वाई इंटीजर ही मिल रहा है, तो y माइनस एक्स भी तो इंटीजर ही मिलेगा। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो। देखो 2 - 3 मेरा आंसर क्या आता है? -1 जो इंटीजर है, और 3 - 2 करूं तो आंसर आता है 1, वो भी एक इंटीजर है। तो ये सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। समझ में आ रहा है? नाउ ट्रांजिटिव, थोड़ा सोचो। आपको पता है कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू r है, तो y से स्टार्ट होता हुआ क्या है? y माइनस एक्स बिलोंग्स टू r। एक काम करते हैं, y माइनस जेड लिख देता हूं मैं, बिलोंग्स टू r, क्योंकि जब हम ट्रांजिटिव दिखाते हैं तो हमें 3 अलग अलग एलिमेंट्स दिखाने होते हैं। x, y, z तीनों इंटीजर है, यहां लिख दो x, y एंड z। वो लेट x, y एंड z आर इंटीजर्स। x माइनस वाई, दो को माइनस करते हो तो इंटीजर मिलता है, यानी कि बिलोंग्स टू रिलेशन। y माइनस जेड भी बिलोंग्स टू रिलेशन होता है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो x माइनस जेड भी तो बिलोंग्स टू r होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी इंटीजर को माइनस करो तो हमें मिलता इंटीजर ही है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। देखो ये सब एग्जांपल समझने वाले हैं, आप देखोगे समझ जाओगे, आपके अंदर ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा कि ये है, ये तीनों है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। बट इसको लिखना कैसे है? तो कुछ इस तरह से इसको लिखने का मेथोडोलॉजी लिखो, और स्टेटमेंट्स खास लिखो इसमें बीच में। ओके, सो नाउ फिफ्थ वन। फिफ्थ वन के भी 5 पार्ट्स है अलग अलग। फिफ्थ वन क्या है? एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। क्या है? चलो, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। इसको थोड़ा समझे। हाँ देखो यार, दोनों एक जगह पे काम कर रहे हैं। चलो मैं एक फिगर बना देता हूं यार। देखो ये एक फिगर है, एक जगह है, एक्स और वाई दोनों एक जगह पे काम कर रहे हैं, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। तो ये एक यूनिट हुआ, एक जगह पे दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो क्या क्या बनेगा? सबसे मुझे रिफ्लेक्सिव दिखाना है। रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो मैं x बिलोंग्स टू r लिख सकता हूं, और y बिलोंग्स टू भी r लिख सकता हूं, क्योंकि एक ही तो जगह काम कर रहे हैं।
एक ही जगह काम कर रहे हैं तो ये भी एक्स ही होता है, और ये इसको मैं एक्स कह सकता हूं और इसको मैं वाई भी कह सकता हूं। एक ही जगह काम कर रहे हैं, हम एक ही जगह की बात कर रहे हैं, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया हमारा। नाउ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मीन्स व्हाट, एक्स और वाई, मैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ले सकता हूं क्योंकि एक ही जगह काम करने वाले हैं, दे वर्क ऑन द सेम प्लेस। ओके, तो वाई एक्स भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक ही जगह काम कर रहा है तो एक्स वाई की जगह काम कर रहा है या वाई एक्स की जगह काम कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं बनता, या दोनों एक ही जगह पर एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो ये दोनों रिलेशन में आते हैं हमारे, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। नाउ ट्रांजिटिव, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजिटिव। देखो एक्स वाई, वाई एक्स, तो एक्स एक्स भी होता है। कैसे, आपको पता है कि एक्स वाई एक जगह काम कर रहे हैं तो दे बिलोंग्स टू आर, तो सिमिलरली वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर होता है, वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर होता है। तो एक्स वाई, वाई ये दोनों सेम हुआ है, वाई एक्स, तो एक्स एक्स भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो होता है। अब आप एक्स एक्स लिखो, वाई एक्स, देखो सिंपल, एक्स एक्स लिखो, वाई वाई लिखो, एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, सब एक ही चीज है, सब ऑल द बिलोंग्स टू आर, सब एक ही आर में सब काम कर रहे हैं, ये आर है, तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव भी होगा। समझ में आ रहा है, ये ट्रांजिटिव भी होगा। नाउ नेक्स्ट, सेकंड, क्या कहता है सेकंड, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। देखो यार, जैसे पहले एग्जांपल किया वही एग्जांपल ये सेम टू सेम है, अब इसको मैं अलग से नहीं कराऊंगा। क्या है, देखो सेम प्लेस और सेम लोकेलिटी में क्या फर्क है, लोकेलिटी मतलब वही चीज आपको रिपीट करनी है, दोनों सेम लोकेलिटी में है, मतलब एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, एक्स वाई भी हो सकता है बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर हो सकता है, तो ये सेम उसी तरह से आपको लिखना है। सो सीधा हम यहाँ पे थर्ड करते हैं, चलो एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर ओल्डर देन वाई। ओके चलो, एक्स वाई is such that x is 7 centimeter taller than y। x लंबा है किससे, y से, कितना, 7 सेंटीमीटर। चलो सबसे पहले बात करें रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, कैसे होगा आप खुद बताओ। देखो यार, मैं यहाँ पे x ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे y ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज ये 20 सेंटीमीटर है, x 20 सेंटीमीटर है, तो x बड़ा है कितना, 7 सेंटीमीटर y से, तो y 13 का होगा, y 13 का होगा ना, क्योंकि x 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो एक बात बताओ, x बिलोंग्स टू r नहीं हो सकता, नॉट बिलोंग्स टू r हो सकता है। क्यों, क्योंकि x अपने आप से थोड़ी 7 सेंटीमीटर बड़ा है, वो y से बड़ा है। ये अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं है, ये y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू r हुआ, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हुआ ही नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, क्योंकि y भी नहीं होगा, y अपने आप से क्या 7 सेंटीमीटर छोटा है। समझ में आ रहा है ना, देखो यार कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। रिफ्लेक्सिव। नाउ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो हुआ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। वाई एक्स हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब ऐसा क्यों, क्योंकि x लंबा है 7 सेंटीमीटर y से, y लंबा नहीं है 7 सेंटीमीटर x से। y को आगे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, जो आगे लिखे वाले हैं, जो आगे हम जिसको लिखते हैं वो बड़े होते हैं 7 सेंटीमीटर दूसरे से। अब y थोड़ी बड़ा है x से 7 सेंटीमीटर, तो ये तो नॉट बिलोंग्स टू r हुआ, तो ये सिमेट्रिक भी होगा नहीं। नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जब बात आती है तब 3 एलिमेंट कंसिडर करो, क्योंकि वहां पे 3 एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। चलो ठीक है, मेरे पास x है, यहाँ z भी ले लेता हूँ, चलो z भी ले लेता हूँ, z भी ले लेता हूँ। क्या है, 20 में से 7 जाएगा तो 13, 13 में से और 7 निकाल दो, कितना आता है, 6 आता है ना, 6 आता है। तो ये इससे 7 सेंटीमीटर छोटा और y से 7 सेंटीमीटर छोटा कौन सा, z। चलो अब देखें, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हुआ, क्योंकि x बड़ा है y से 7 सेंटीमीटर, वी कैन से दैट। चलो y बिलोंग्स टू z हुआ, सॉरी y z बिलोंग्स टू r हुआ, क्यों, क्योंकि y भी 7 सेंटीमीटर लंबा है, किससे, z से, क्योंकि z का 6 सेंटीमीटर हाइट है। तो क्या x y y z, तो क्या x z होगा, नहीं होगा,
क्योंकि एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं है, 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। जरा देख लो, एक्स जेड से एक्स का 20 है, जेड का 6 है, तो एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर नहीं 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। 7 का 7, 7 + 7 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, जो बिलोंग्स टू आर नहीं हो रहा है। जो ट्रांसिटिव किसको कहते हैं? जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अगर ओबे नहीं करता है तो ये ट्रांसिटिव भी नहीं है, ट्रांसिटिव नहीं होगा ये। ठीक है, चलो नाउ फोर्थ वन। Okay, very interesting example. XY such that X is a wife of Y. चलो, X is a wife of Y. चलो ठीक है, X वाइफ है तो मतलब वो फीमेल है, Y उसका हस्बैंड है मतलब वो मेल है। इतना हमें क्लियर है यहाँ पे। चलो एक बात बताओ यार, X बिलोंग्स टू R होगा क्या? क्या X अपने आप की ही वाइफ होगी? देखो यार, एक कॉन्सेप्ट है, X इज अ वाइफ ऑफ Y। X अपनी ही वाइफ हो सकती है क्या? नो, ऐसा नहीं हो सकता। Y अपना वाइफ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये रिफ्लेक्सिव होने का तो कोई चांस ही नहीं है भाई, क्योंकि एक मेल की बात हो रही है, एक फीमेल की बात हो रही है, तो दोनों एक दूसरे के दो लड़कियां एक दूसरे की वाइफ या हस्बैंड नहीं हो सकते। ओके, नाउ क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है क्योंकि एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, ऐसा लिख सकते हैं। बट वाई एक्स हो सकता है क्या? वाई एक्स हो सकता है क्या? वाई वाइफ हो सकती है क्या एक्स की? नहीं हो सकता, क्योंकि वाई तो मेल है। वाई मेल है तो वाइफ कहां से बनेगा भाई? तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है ये। नाउ ट्रांसिटिव में एक और चीज कंसीडर करनी पड़ेगी, एक और बंदे को यहां बीच में डालना पड़ेगा। चलो डालते हैं। ये x है या y है, मैं z ले लेता हूं बीच में या फिर पीछे ले लेता हूं। ठीक है, अब आपको पता है x फीमेल है, ये मेल है। ठीक है, इतना पता है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हुआ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हुआ। क्यों? क्योंकि x इज अ वाइफ ऑफ y हुआ। अब मुझे यहां भी तो बिलोंग्स टू आर करवाना है, यहां भी मुझे बिलोंग्स टू आर करवाना है। आर करवाना है मतलब मुझे y इज अ वाइफ ऑफ z लिखना पड़ेगा, y इज अ वाइफ ऑफ z लिखना पड़ेगा, मतलब y को फीमेल होना पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये y को इसकी वाइफ बनना पड़ेगा तो y को फीमेल होना पड़ेगा, बट y तो ऑलरेडी मेल है, y फीमेल है ही नहीं। y मेल है जबकि उसको बनना फीमेल पड़ेगा, तो ये कोई किसी भी तरह की ऐसे चांसेस हो ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो फिर ये मेल फीमेल ऐसे साथ नहीं हो सकता, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सो नाउ नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्या कहता है? एक्स इज द फादर ऑफ वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई। इस तरह से ही आप सोल्व कर सकते हो। देखो यार, अब इतने इजी एग्जांपल्स मैं सोल्व नहीं कराऊंगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे यहाँ पे नीचे नंबर पे आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स सेकंड एग्जांपल, द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हैं बहुत सारे हमारे पास। कंडीशंस क्या दी हुई है? देखो, कोई नेचुरल नंबर की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे रियल नंबर दिया हुआ है। हाँ, हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। और आर मतलब रियल नंबर की बात चल रही है। देखो कौन से नंबर्स की बात चल रही है, थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। ओके, आर रियल नंबर है। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव की बात करें, कोई भी दो रियल नंबर उठा लो, चलो देखते हैं। मैं 1 1 उठा लेता हूं, क्या है? एक और दूसरे का स्क्वायर करोगे ना, याद रखना, सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर करोगे तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये होना चाहिए। देखो 1 है, मैं 1 का स्क्वायर करूं तो मुझे 1 = 1 मिल गया, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हो रही है ना? क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये यहाँ तो इक्वल होना चाहिए, ये तो इक्वल बन रहा है ना, और यहाँ इक्वल टू का सिंबल है,
दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर करने के बाद या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। 1 1 लिया, रिफ्लेक्सिव की बात चल रही है इसलिए दोनों सेम ले रहे हैं। मैं -2 लेता हूं, चलो, क्योंकि रियल नंबर है तो नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं उसमें। -2 रिमेन एज इट इज। -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो ये ऐसा बन गया। 4 इज ग्रेटर देन -2, जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो -2 बिलोंग्स टू आर। पर मुझे तो प्रूव क्या करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो एक बात समझ लो, ये जो जितने भी नंबर्स ले रहे हैं हम, ये नंबर्स सब नॉर्मल नंबर्स है। मैं 1/2 भी ले सकता हूँ, 1/2 भी ले सकता हूँ, क्योंकि रियल नंबर की बात चल रही है भाई। 1/2 रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं इसमें। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4, और यहाँ आपकी कंडीशन गई, क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर करने के बाद ये छोटा हो गया, इससे स्क्वायर करने के बाद छोटा हो गया। बात तो रियल नंबर की चल रही थी, तो सिर्फ इतने डेटा के ऊपर से आप जज नहीं कर सकते, आपको और आगे देखना होता है। तो यहाँ पे आपका जजमेंट रॉन्ग हो गया, यहाँ रॉन्ग हो गया, तो मतलब दिस इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो मैं इसको रिफ्लेक्सिव तो कतई नहीं कह सकता हूँ, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। नाउ सिमेट्रिक कंसीडर करें, चलो क्या कहता है। चलो मैं कोई 2 नंबर उठा लेता हूं, चलो 1 2 लेता हूं। ओके, 1 2 बिलोंग्स टू आर होता है क्या? कैसे होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो होता है 1 2 बिलोंग्स टू आर, होता है। चेक भी कर रहे हैं नीचे हम चेक भी कर रहे हैं। तो क्या 2 1 बिलोंग्स टू आर होता है? तो 2 रिमेन, 1 का स्क्वायर 1, नो, 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि देखो सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर करने के बाद सेकेंड एलिमेंट या तो इक्वल होना चाहिए या तो ग्रेटर देन होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट से। यहां तो हुआ, यहां नहीं हुआ। इसको इंटरचेंज करने के बाद नहीं हुआ, तो सिमेट्रिक तो बिल्कुल नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है हमारा, ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। नाउ ट्रांजिटिव, ओके, ट्रांजिटिव 3 2 की बात करें, चलो हम 3 2 की बात करें, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट छोटा रखते हैं नॉर्मली। 3 2 की बात करें, 3 रिमेन एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, बड़ा हो रहा है यानी कि बिलोंग्स टू आर हो रहा है, 2 से स्टार्ट करते हैं, और एक ऑर्डर पेयर, तो 2 से छोटा लेना पड़ेगा। चलो मैं 1.5 ले लेता हूं। मैं 1.5 क्यों लिया यहाँ पे, 2 से छोटा 1 क्यों नहीं लिया, उसका एक रीजन है, देखो थोड़ा। 2 रिमेन एज इट इज, 1.5 का स्क्वायर क्या होता है, 2.25, जो बड़ा आया तो ये भी बिलोंग्स टू आर हुआ। समझो, सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा आ रहा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई की तरफ जा रहे हैं हम, अच्छी जगह जा रहे हैं। अब देखो 3 2 2 2, तो 3 1.5 भी होना चाहिए, मतलब ये भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। करके देखें, 3 1.5 का स्क्वायर क्या होता है, 2.25, तो यहाँ आपकी कंडीशन चली गई गलत। ट्रांजिटिव तभी गलत होता है जब थर्ड एलिमेंट सेटिस्फाई ना करे। देखो अब अगर मैं अकेले को छोड़ दूं तो वो ट्रांजिटिव कहलाएगा, मुझे ट्रांजिटिव नहीं प्रूव करना है, तो मैं कुछ ऐसी कंडीशंस बनाऊं, कुछ ऐसे जमेले बनाऊं यहाँ पे जो जिसको ट्रांजिटिव को ना प्रूव करे। तो 3 2 फर्स्ट एलिमेंट सेटिस्फाइड, सेकंड सेटिस्फाइड, थर्ड सेटिस्फाइड नहीं हुआ, यानी कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, इट्स नॉट अ ट्रांजिटिव। ठीक है, सो नाउ थर्ड एग्जांपल। ओके, क्या कहता है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6। देखो एक सेट दिया हुआ है हमारे पास रेडीमेड, 3 4 5 6, ये एक नॉन एम्पटी हमारे पास सेट है। क्या कहते हैं, एस रिलेशन की कुछ कंडीशन दी हुई है, रिलेशन इक्वल टू ए बी सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस 5। इस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। सबसे पहले तो हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है, तो उसके ऊपर से हम हमारा एक सबसेट ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। किस तरह से, देखो a की वैल्यू में 5 डाले हैं तो b की वैल्यू मिलती है, और हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी है, a बिलोंग्स टू a कह सकते हैं। तो अगर मैं यहां से 1 लेता हूं
मैं यहां से 1 लेता हूं तो एक्चुअली ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू ए। कैसे? ए अगर 1 है तो बी कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि +5 करें, दोनों यहां पे आता है। वेट अ मिनट, ओके, b +1 है यहां पे, सो इसको 1 ले तो यहां पे 2 आता है, 2 लूं तो आता है 3, 3 लें तो आता है 4, 4 लें तो इट विल बिकम 5, 5 देन 6, तो 6 को ले ही नहीं सकते। सुनाओ, इतने हमारे ऑर्डर पेयर्स यहां पे बन गए, ठीक है। सब इसको देखें कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव मीन्स व्हाट? आपके पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होना चाहिए। तो आपके पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 आपके पास होना चाहिए। जो नहीं है, जो नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो मैं कह सकता हूं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो नाउ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, जो नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है बट 2 1 इट नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। सो नाउ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए चलो 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 3 बिलोंग्स टू आर है, तो क्या 1 3 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है? 1 3 कहीं भी अवेलेबल नहीं है, 1 3 बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। So this is our third example. Relation R in R defined as a R. कुछ कंडीशन दी हुई है A B such that A is always lesser than or greater than lesser than or equal to B is reflexive, transitive but not symmetric. हमें दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है पर सिमेट्रिक नहीं है। चलो ठीक है। सो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? इस तरह से दिखाओ कि b की वैल्यू या तो इक्वल हो और या तो ग्रेटर देन a हो। चलो रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, मैं दोनों में एक नंबर सपोज करता हूं। चलो मैं दोनों a ले लेता हूं, a ले लेता हूं, ठीक है। अब क्या है कि a और a एक दूसरे के इक्वल भी होता है। एक नंबर है ना, चलो एक काम करें, हम नंबर ले लेते हैं, हम a नहीं लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। चलो 2 और 2, मैं 2 2 ले लेता हूं। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू भी 2 है, मैं ले लेता हूं। तो आप देख सकते हो कि 2 इज इक्वल टू 2 हुआ ना, 2 इज इक्वल टू 2 हुआ ना, तो कह सकता हूं कि ये बिलोंग्स टू आर है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो या तो ये बड़ा होना चाहिए या तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। देखो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो या तो a इक्वल टू b होना चाहिए या b इज ग्रेटर देन a होना चाहिए। जो यहाँ पे इक्वल टू हो गया तो मैं कह सकता हूँ 2 2 बिलोंग्स टू आर है। और आर इन ए रिलेशन विथ, अब सारे के सारे कौन से नंबर्स हैं? आर इन ए रिलेशन मीन्स ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। सो ये हो सकता है, तो हो सकता है तो हमें यहाँ ये रिफ्लेक्सिव मिलेगा। नाउ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मीन्स व्हाट? चलो मैं यहाँ पे 2 3 ले लेता हूँ। 2 3 क्यों सपोज 2 3 बिलोंग्स टू आर होगा? क्यों होगा? क्योंकि 3 की वैल्यू 2 से बड़ी है। उस हिसाब से ही लिखा है ना हमने कि b की वैल्यू a से बड़ी है, लिखा है 2 3, तो क्या 3 2 होगा कि नहीं होगा? 3 2 नहीं होगा। 3 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए a से, a की वैल्यू बड़ी नहीं होनी चाहिए b से, तो ये तो बिलोंग्स टू r नहीं हुआ, तो हमारा सिमेट्रिक पॉसिबल नहीं होगा। सिमेट्रिक इज नॉट पॉसिबल ओवर हियर। सो नाउ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखें, सबसे पहले 2 3 बिलोंग्स टू r हो सकता है। अब 3 से ही स्टार्ट होता हुआ कोई नंबर, कोई कोऑर्डिनेट, तो 3 4 बिलोंग्स टू आर भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि b की वैल्यू a से बड़ी है, तो 2 4 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। 2 4 b बिलोंग्स टू आर हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ b इज ग्रेटर देन a। यहाँ पे ये तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये ट्रांजिटिव होगा। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज अ रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। समझ में आया? सो नाउ 5th एग्जाम्पल। पढ़े, चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय, देखो कंडीशन दी हुई है आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए
बी क्यूब। चलो बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। इस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चलो एक चीज समझो, हमें उस तरह से इसको बताना है जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ना हो। पहले आर बी ए रिलेशन, एक रियल नंबर्स की बात हो रही है। चलो ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव मतलब दोनों एलिमेंट सेम होनी चाहिए, ए और बी सेम होनी चाहिए। चलो मैं सेम ले लेता हूँ, मैं 1 1 ले लेता हूँ। तो 1 1 में क्या होगा, ये तो सेम ही होता है। हमें बी का क्यूब करना है तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। सिचुएशन फुलफिल हो रही है, ए और बी सेम है यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूँ कि ये बिलोंग्स टू आर है। चलो 2 2 ले लेता हूँ, 2 2 ले लेता हूँ तो 2 रिमेन एज इट इज। यहाँ 2 का क्यूब यानी 8 होता है, तब भी सिचुएशन फुलफिल हो रही है क्योंकि बी की वैल्यू ए से ज्यादा है, सिचुएशन फुलफिल हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी बिलोंग्स टू आर है। तो अराउंड रिफ्लेक्सिव बन रहा है, ये रिफ्लेक्सिव बन रहा है यहाँ पे। पर रियल नंबर्स है तो हमें फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी लेने होते हैं। चलो ट्राई करें, 1/2 1/2 लेते हैं। 1/2 ये ए की वैल्यू ऐसे ही रहेगी, ये 1/2 का क्यूब क्या होता है 1/8। नाउ व्हाट, गई आपकी वैल्यू इज गॉन, गया। दिस इज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों ये बिलोंग्स टू आर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये इसने ये सिचुएशन फुलफिल की ही नहीं है। बी की वैल्यू ए से क्या है, छोटी है, यहाँ पे छोटी आ गई ना, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये सिर्फ 2-4 चीज़ों को लेके हम जजमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है, सबके बारे में देखना होता है। तो सबके बारे में देखें तो फ्रैक्शन वाले नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। नाउ चलो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक। चलो मैं 1 और 2 ले लेता हूँ, 1 और 2 लेता हूँ। क्या ये बिलोंग्स टू आर है, तो देखते हैं। 1 का 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। यस बिलोंग्स टू आर है क्योंकि फुलफिल कर रहा है। ओके 1 2 है, क्या 2 1 हो रहा है, क्या 2 1 बिलोंग्स टू आर हो रहा है क्या? चलो चेक करें। 2 रिमेन एज इट इज और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिलोंग्स टू आर नहीं कर रहा है, इट इज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर क्यों कर रहा है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बी की वैल्यू ज्यादा है ए से। यहाँ पे आप देख सकते हो बी की वैल्यू ए से कम आ रही है, जबकि ऐसा या तो इक्वल होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। तो ये यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है, इट्स नॉट अ सिमेट्रिक। नाउ ट्रांजिटिव समझने से पहले ट्रांजिटिव समझने से पहले कुछ सिचुएशन यहाँ रखे आपके सामने, थोड़ा जगह बना ले। चलो सबसे पहले तो नॉर्मल नंबर्स लेते हैं। 1 2 आपको पता है 1 2 बिलोंग्स टू आर होता है, ठीक है। अब 2 से स्टार्ट होता हुआ कुछ नंबर लें। चलो 2 3 ले लें। 2 3 क्या बिलोंग्स टू आर करेगा? कैसे? देखो 2 रिमेन एज इट इज, 3 का क्यूब 27, ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि 27 इज ग्रेटर देन 2 कर रहा है ना। 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो 1 3 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, होएगा ना। ये 1 का 1 ही होता है, 3 का क्यूब 27 ज्यादा होता है, तो ये भी बिलोंग्स टू आर करेगा। तो अल्टीमेटली ये ट्रांजिटिव होना चाहिए, पर क्यों नहीं हो रहा है उसका भी एक रीजन है। कुछ इस तरह से बनाओ, कुछ इस तरह से सिचुएशन क्रिएट करो जिससे आपका ट्रांजिटिव ना दिखे। चलो दिखाता हूं। यह है 3, मैं 3 से 3/2 ले लेता हूं पास में। आप बोलोगे अब ऐसा क्यों लिया सर? चेक कर लो, 3 रिमेन एज इट इज, 3 का क्यूब क्या होता है, ये 27/8 है, तो 3, तो यहां पे इसकी वैल्यू आएगी 3 पॉइंट समथिंग आएगी। आई डोंट हैव कैलसी, इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें तो इसकी अराउंड वैल्यू आती है 3.375। तो आपने देखा ये बिलोंग्स टू आर हुआ, क्योंकि बी की वैल्यू ए से ज्यादा आई ना। चलो अब 3/2 को मैं 6/5 के पास रखता हूं। अब आप सोच रहे होगे ऐसे फ्रैक्शन कहां से निकाल के आते हो? देखो मुझे ट्रांजिटिव प्रूव नहीं करना है इसको। 3/2 एज इट इज रहेगा, 6/5 का क्या आता है 216 और 125। मैंने क्या किया, इसका क्यूब किया तो ये आता है। आप देखें इन दोनों में से बड़ा क्या है, 3/2 1.5 होता है, और ये अराउंड आता है आपका 1.7। तो यस ये बिलोंग्स टू आर हुआ, चेक कर लेना इन दोनों को डिवाइड करके। आंसर 1.7 आ रहा है, बी की वैल्यू ए से ज्यादा आ रही है, मतलब ये रिलेशन बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, ठीक है। देखो 2 सिचुएशन तो मिल गई, तो ए बी सी, तो ए सी होना चाहिए। ए सी मतलब 3 और 6/5 होना चाहिए। चेक करते हैं। चलो 3 का 3 वैसा ही रहा, 6/5 का होता है 216/125,
तो ये 3 और इसका आता है 1.7 अराउंड आता है। तो बड़ा कौन है? ए बड़ा है। तो नाउ इट इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। देखो यार सिचुएशन समझो, यहाँ ट्रांजिटिव हो रहा है, यहाँ ट्रांजिटिव हो रहा है, बट यहाँ नहीं हो रहा है। मुझे नहीं बताना है उसको, ट्रांजिटिव नहीं बताना है मुझे। तो कुछ इस तरह से मैंने रियल नंबर्स को अरेंज किया। यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने बिलोंग्स टू आर मुझे मिला, यहाँ भी मुझे बिलोंग्स टू आर मिला, पर अगर मैं AC करता हूं तो मुझे बिलोंग्स टू आर नहीं मिलता है, ये मुझे बिलोंग्स टू आर नहीं मिलता है। तो ट्रांजिटिव की यही तो प्रॉपर्टी है कि एक दो कंडीशन मिल जाए और तीसरी अगर नहीं मिलती है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता है। तो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है ये क्वेश्चन हमारा। सो नाउ 6th क्वेश्चन, रिलेशन आर इन द सेट A 1 2 3। ओके 1 2 3 सेट है हमारे पास। ओके गिवन बाय, ऑलरेडी आपको सबसेट्स दे दिए गए हैं, दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू, 1 2 एंड 2 1। ओके इज सिमेट्रिक बट नॉट बट नेदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। चलो कोई बात नहीं, देखें चलो सेट दिया गया है, सबसेट दे दिया गया है, सिर्फ जज करो कैसे करोगे। रिफ्लेक्सिव होगा क्या? आप खुद ही बताओ ना, रिफ्लेक्सिव होगा क्या? आपके पास 1 1 2 2 3 3 है, 1 1 2 2 3 3 आपके पास अवेलेबल है ही नहीं, तो आप रिफ्लेक्सिव कैसे सकते हो इसको? नहीं होगा रिफ्लेक्सिव ये। ओके सिमेट्रिक की बात करें तो देखो, सिमेट्रिक में आपका 1 2 है, बिलोंग्स टू आर है, 2 1 भी बिलोंग्स टू आर है, तो आप कह सकते हो कि ये सिमेट्रिक है, कह सकते हो कि ये सिमेट्रिक होगा। नाउ ट्रांजिटिव, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 हुआ तो 2 से स्टार्ट हुआ, 2 1 भी बिलोंग्स टू आर है। देखना AB BC हो रहा है, तो AC यानी कि 1 1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो नहीं है, जो नहीं है, इसमें 1 1 नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी ये नहीं होने वाला है, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा ये। ठीक है, सो नाउ 6 1 इज कंप्लीट। एकदम इजी एग्जांपल है ये। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट A ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर, सिचुएशन दी गई है R X Y such that X and Y have same number of pages। यार सिंपल चीज, X and Y have same number of pages। एक चीज समझो यार, देखो सेम नंबर ऑफ पेजेस है, सेम लोकेलिटी है, सेम एक ही जगह पे जॉब करते हैं, ये सब चीज़ों, ये सब इक्विवेलेंस रिलेशन ही होता है, ये सब के सब आपके इक्विवेलेंस रिलेशन ही होते हैं। क्योंकि आप सिंपल देखो यार, दो बुक है, दोनों के पेज सेम है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक दूसरे के बराबर है, दूसरी पहले के बराबर है। मुझे इसको अगर रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो मैं यहाँ पे एक्स एक्स लिख सकता हूँ और वाई वाई भी लिख सकता हूँ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि x y के बराबर होता है, y x के बराबर होता है, ये दोनों सिचुएशन हम लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ये रिफ्लेक्सिव है हमारा। नाउ सिमेट्रिक, अब x y बिलोंग्स टू r होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि x और y दोनों की नंबर ऑफ पेज सेम है, x और y दोनों की नंबर ऑफ पेज सेम है, तो y x की भी नंबर ऑफ पेज सेम ही होने वाली है ना। अब मैं ऐसे कहूँ कि देखो मेरा वेट 80 kg है, मेरा वेट 80 kg है, मेरे पास बंदा है उसका भी वेट 80 kg है। अब मैं ऐसा बोलूँ कि मेरा वेट उसके बराबर है या उसका वेट मेरे बराबर है, दोनों सेम ही होता है चीज़, तो दोनों सिमेट्रिक तो होने वाला है, ऑब्वियसली है ये सिमेट्रिक। नाउ ट्रांजिटिव, देखो यार एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर भी होता है, तो एक्स एक्स भी तो है, एक्स एक्स भी तो बिलोंग्स टू आर है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। अगर तीनों होता है तो उसको हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए, देखो ए हमें पहले से दिया हुआ है, हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5, ये सेट हमें ऑलरेडी दिया गया है। आर इज इक्वल टू ए बी, ए माइनस बी इज इवन। आर हमें कुछ कंडीशन दी हुई है, ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। चलो इतना बोला गया है हमें, ओके। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें इसको प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलो शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या है? ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड 2 4 आर ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब इन ये एक दूसरे को, ये अपने आप को, ईच अदर को, मतलब कि एक दूसरे को रिलेट करते हैं, ये भी एक दूसरे को रिलेट करते हैं, बट ये एक दूसरे को रिलेट नहीं करते, ये आपको प्रूव करना है। चलो देखें क्या है।
ओके, सबसे पहले तो क्या है, ए सेट में दिया हुआ है 1 2 3 4 5, आपको सबसेट बनाना होगा। सबसेट आपके पास नहीं है, कैसे बनाना है, a माइनस बी इज इवन, a माइनस बी इज इवन। सबसे पहले तो जब इवन की बात आती है तो हम जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। दोनों का डिफरेंस जीरो हो, ऐसा कभी तभी हो सकता है जब इन दोनों को हम उसकी इमेज बनाएं, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 अगर हम करते हैं तो सबका डिफरेंस क्या आता है, जीरो आता है। देखो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू है, सबका डिफरेंस जीरो आता है और जीरो को इवन में हम कंसीडर कर लेते हैं। अब इवन कब बनेगा, इवन कब बनेगा, 1 3 को बनाएंगे तब, 1 3 यानी कि डिफरेंस रहता है 2, इवन बन गया। देखो मोड है तो -2 का कोई मतलब नहीं होता, 2 ही होता है वो। 1 3 है तो 3 1 भी होगा, ठीक है। 3 5 तो 5 3 भी लेना पड़ता है, 2 4 तो 4 2 भी लेना होता है। तो इतने ऑर्डर पेयर्स हमें मिले सबसेट में, इतने ऑर्डर पेयर्स हमें मिले। अब हमें बताना है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, क्या है। सबसे पहले तो देखो एलिमेंट है 5 और पांचों एलिमेंट की अपनी ही इमेज क्रिएट होने वाले ऑर्डर पेयर्स है हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं लिख सकता हूं कि 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5 हमारे पास अवेलेबल है, बिलोंग्स टू आर है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। नाउ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब देखो इन पांचों को तो देखना ही नहीं होता है सिमेट्रिक में। तो अब यहां देखो 1 3 है तो 3 1 अवेलेबल है, तो मैं कह सकता हूं कि 1 3 बिलोंग्स टू आर, तो सिमिलरली 3 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। एक्चुअली सबको दिखाना होता है, 1 3 तो 3 1, 3 5 तो 5 3, 2 4 तो 4 2, सबको दिखाना होता है। पर अभी हमारे पास जगह नहीं है तो एग्जाम में सब दिखाना, मैं यहाँ एक ही चीज दिखा रहा हूँ, एक ही कंडीशन दिखा रहा हूँ। सो नाउ थर्ड वन सिमेट्रिक हो गया। नाउ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में चलो ये सब तो देखना ही नहीं होता है, पर एक चीज याद रखो, ये सेकेंड एलिमेंट में ये रिपीट, ये जो रिपीट वाले जो ड्यूट है, ड्यूट, ये रिपीट वाले जो ड्यूल है, ये आपको सेकेंड एलिमेंट में अगर मिल जाए तो ये हो जाता है ट्रांजिटिव। देखो 3 है तो 3 का ड्यूट है, 1 1 का है, 5 5 का है अवेलेबल है, 3 3 का है, 4 4 का अवेलेबल है, 2 2 का अवेलेबल है, मतलब ये सब ट्रांजिटिव हो जाएगा। किस तरह से एग्जांपल दूं, 3 1, देखो यहां से लिखो 1 3 तो 3 3 तो 1 1 अवेलेबल है। यहां से देखें 3 1 तो 1 से होता हुआ क्या होगा 1 1, ओके। 3 1 तो 1 1 तो 3 1 वापस होना चाहिए, तो है। तो ये सब अवेलेबल आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। कोई भी एक दिखा दो, मैं दिखा देता हूं। 1 3 बिलोंग्स टू आर, तो 3 1 बिलोंग्स टू आर, तो 1 1 भी बिलोंग्स टू आर होता है। ये तीनों मिल गए तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो मतलब तीनों है तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है हमारा, यहाँ पे हमें प्रूव कर दिया। देखो बीच में जो इंटरमीडिएट सेंटेंस है वो आपको खुद ही लिखने देना है एग्जाम में, ठीक है, ओके। सो क्या बोलना चाहते थे, और ये एक दूसरे में दे रिलेटेड टू ईच अदर में ये रिलेट करते हैं। कैसे, 1 3 5 लिखा हुआ है, ओके। चला देखें, 2 एलिमेंट उठाए यहाँ से, 1 और 3 उठा ले यहाँ से हम, तो क्या होगा, उन दोनों का डिफरेंस ले तो हमें क्या आता है -2, तो 2 मिला, अल्टीमेटली हमें डिफरेंस 2 मिला। किसका, 1 और 3 का। अब 3 और 5 लेते हैं, चलो तो 3 और 5 का डिफरेंस भी हमें 2 मिला कि नहीं मिला। और 1 और 5 लेते हैं, -4, तो हमें उसका डिफरेंस मिला 4। देखो ये रिलेटेड टू ईच अदर क्यों कहा गया है, क्योंकि जितने भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे इवन है, रिजल्ट सारे के सारे इवन है, तो रिजल्ट इवन ही तो आने चाहिए। अगर आते हैं तो रिलेट करते हैं, ये सब के सब एक दूसरे को रिलेट करते हैं, क्योंकि ये सब बिलोंग्स टू आर रहेगा, ये सब बिलोंग्स टू आर रहेगा, मतलब ये सबको अपने आप को रिलेट करते हैं। वैसे ही 2 4 है, 2 4 देख लो आप, 2 4 है तो दोनों का डिफरेंस देख लें हम, तो आता है -2 मोड में, इसका आंसर आता है 2, मतलब ये बिलोंग्स टू आर है, मतलब एक दूसरे को रिलेट करता है। बट ये ईच अदर ऐसे रिलेट नहीं करेगा एक दूसरे को। अब ऐसा क्यों, देखो 1 3 5 और 2 4 है, हम देखें 1 3 5 और 2 4 है, ठीक है, यानी 1 3 5 और 2 4। मैं 1 और 2 का लूं तो क्या आएगा, 1 और 2 का ले लूं तो आएगा -1, यानी कि 1 और 2 का नहीं आया। 2 और 3 का ले तो वो भी -1 आएगा,
यानी कि यहाँ हमारा रिजल्ट 1 आता है। रिजल्ट इवन आने चाहिए जबकि हमारे रिजल्ट आते हैं ऑड। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे में रिलेट करते नहीं है, बट ये अपने आप में रिलेट करते हैं। सो नाउ दिस इज एंड ऑफ आवर 8th एग्जांपल। द रिलेशन आर सेट, आपको कुछ सेट दे दिया गया है, x बिलोंग्स टू z, मतलब सारे के सारे इंटीजर्स की बात चल रही है। ये कुछ कंडीशन दी हुई है जहां पे दो चीज लिखी हुई है, आर ए बी सच दैट a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। चलो ठीक है। सेकेंड, r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a इक्वल टू बी। चलो ठीक है, चलो यहां पे देखें। सबसे पहले तो a की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो ये a की वैल्यू है, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कैसे? 0 से लेकर 12 तक, 0 1 2 3 4 12 तक नंबर है सेट में हमारे पास, इतना दिया हुआ है। तो अब सेट 1 की बात करें, सेट 1 सॉरी इस कंडीशन की बात करें, कितने सबसेट बना सकते हैं, सबसेट में कितने ऑर्डर पेयर्स बना सकते हैं? क्या है? मल्टीपल ऑफ 4। ओके, मल्टीपल ऑफ 4। एक चीज समझो, आप 0 लिख सकते हो, 0 को आप मल्टीपल ऑफ 4 में इन्वॉल्व कर सकते हो, क्योंकि a माइनस बी दोनों के सब्ट्रैक्शन को, मतलब 0 को आप मल्टीपल ऑफ 4 गिन सकते हो। 0 तभी आता है जब डोमेन और कोडोमेन दोनों में सेम हो, यानी कि 1 1 2 2 3 3 ये सब में हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये सब मिलेगा, 0 0 1 1 2 2 3 3, ऐसे करके हमें 12 12 तक सेम मिल जाएगा। 12 12 तक हमें सेम मिल जाएगा। अब मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है? देखो मुझे पता है 5 - 1 4 होता है, 5 - 1 4 होता है, तो मैं लिख सकता हूं कि 1 1 और 5 और 5 और 1 दोनों आ सकता है। अब 2 6 डिफरेंस 4 होता है, देखो डिफरेंस की ही बात चल रही है, तो 2 6 भी हो सकता है, 6 2 भी हो सकता है। ओके, 7 3 है, तो 7 3 और 3 7 दोनों हो सकते हैं। डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस की ही बात चल रही है, और डिफरेंस का मोड निकालना है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव ही आंसर आएगा। 7 3 8 4 8 हो सकता है, ओके हो सकता है। अब है 9 5, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, तो 5 9 भी हो जाएगा। अब 10 6 भी हो सकता है, तो 6 10 भी होगा। डिफरेंस 4 देखो बस। 11 में से कितना निकालोगे तो 4 आएगा, 7, तो 7 11 भी हो सकता है। 12 8, तो 8 12 भी हो सकता है। ये सारे के सारे हमारे ऑर्डर पेयर्स हैं, ये सारे के सारे हमारे ऑर्डर पेयर्स है। अब आप खुद ही बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, आपको खुद ही बताना है। देखो 0 से लेकर 12 तक सबके आपके पास डबलेट अवेलेबल है, सबके अवेलेबल है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सबके अवेलेबल है ही ना डबलेट, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सो नाउ सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि ये देखो सबके अपने अपने ऑपोजिट पेयर्स यहाँ पे अवेलेबल है, सबके ऑपोजिट पेयर्स अवेलेबल है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। सो नाउ ट्रांजिटिव, एक चीज समझो, ट्रांजिटिव होने ही वाला है, क्योंकि ये सबको तो हम गिनेंगे नहीं। और यहाँ पे 1 1 5 है, 5 1 है तो 1 1 भी होता है, 2 6 6 2 तो 2 2 भी होता है, 7 3 3 7 तो 7 7 भी अवेलेबल है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। उस तरह से आपको उसको दिखा देना है अपने हिसाब से, ठीक है। सुनाओ, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। नाउ सेकंड, ओके, अब इसके ऑर्डर पेयर्स कितने मिलेंगे हमें? तो ये बोल के आ रहा है ए और बी दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ए और बी दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, 0 0 1 1 2 2 सब सेम होना चाहिए। कहाँ तक? 12 12 तक, 12 12 तक सेम होना चाहिए, ए और बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। पर आपको पता है कि ये सब डबलेट्स अवेलेबल होते हैं, तो ये ऑलरेडी इक्विवेलेंस रिलेशन बनता ही है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों है। तो ये भी हो गया, बस यही तो दिखाना था। तो ये दोनों कंडीशन इक्विवेलेंस रिलेशन सेटिस्फाई करती है। में क्या है ये थोड़ा देखें यहाँ पे, ठीक है। Give an example of a relation. Give example of relation which is symmetric but neither reflexive nor transitive. देखो ये 5 अलग अलग केस है, पांचों केस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पूरा आपको बता दिया है।
तो उसमें आपको एग्जाम्पल्स कौन कौन से मिलेंगे देखे चलो। देखो आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, बस सिमेट्रिक होना चाहिए। पहले तो हमारे पास एक सेट है ए, ये सबके लिए एक ही सेट काम आएगा। ए में सेट में है 1, 2 और 3 एलिमेंट, ठीक है। तो किस तरह से सबसेट क्रिएट करें कि जिसकी वजह से वो सिमेट्रिक तो हो बट ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव ना हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 1, 2 and 2, 1। यू नो दैट कि ये एक पैर है और उसकी ऑपोजिट पैर भी अवेलेबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक तो होने ही वाला है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहाँ पे 1, 1, 2, 2 और 3, 3 होना चाहिए। वो एक एलिमेंट को अपनी ही इमेज क्रिएट करनी चाहिए कोडोमेन में। जब ऐसा नहीं हो रहा है, 1, 1, 2, 2, 3, 3 अवेलेबल नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। नाउ ट्रांजिटिव 1, 2, 2, 1 तो 1, 1 भी होना चाहिए, जो ये ट्रांजिटिव भी होगा नहीं क्योंकि 1, 1 अवेलेबल नहीं है। दिस इज अवर फर्स्ट। सेकंड केस में क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों नहीं होना चाहिए बट ट्रांजिटिव होना चाहिए। देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपके पास होने चाहिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, नहीं अवेलेबल है, नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए अपोजिट पैर अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, 2, 1 भी अवेलेबल नहीं है। और ट्रांजिटिव की यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है, किस तरह से 1, 2, 2, 3 तो 1, 3 यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये ट्रांजिटिव की यहाँ पे सिचुएशन फुलफिल हो रही है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। नाउ थर्ड केस क्या कहता है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों होना चाहिए और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ओके चलो देखें, रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1, 2, 2, 3 तीनों है हमारे पास। ओके सिमेट्रिक के लिए ये तीनों को तो हम कैलकुलेट नहीं करते हैं सिमेट्रिक में। 1, 2 है तो 2, 1 है, यस अवेलेबल है। 2, 3 है तो इसका ऑपोजिट पेट 3, 2 भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक की भी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। नाउ 1, 2, 2, 3 सॉरी 1, 2, 2, 2 तो 1, 3 होना चाहिए। देखो यहाँ इन दोनों को देख रहे हो आप, देखो 1, 2 तो ये 2, 3 तो 1, 3 अवेलेबल होना चाहिए, जो 1, 3 यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, तो ये ट्रांजिटिव होगा नहीं। सो नाउ फोर्थ, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3 अब यहाँ अवेलेबल है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही। ओके सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब ऑपोजिट पेयर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, 1, 2 का ऑपोजिट पेयर ही नहीं है, तो सिमेट्रिक तो होगा ही नहीं। नाउ ट्रांजिटिव 1, 2, 2, 3 तो 1, 3 अवेलेबल है, तो ट्रांजिटिव भी होगा। सो नाउ फिफ्थ, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और ये दोनों होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए मतलब क्या, 1, 1, 2, 2, 3, 3 यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो नहीं है। 1, 2 का ऑपोजिट पेयर 2, 1 अवेलेबल है, 1, 2 का ऑपोजिट पेयर 2, 1 अवेलेबल है, और 1, 1 तो ये तो सेम ही है, तो ये सिमेट्रिक होगा ही। ट्रांजिटिव कैसे है, देखिए 1, 2, 2, 1 तो 1, 1 भी अवेलेबल है, तो ए बी बी सी तो ए सी भी अवेलेबल है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो ये कुछ इस तरह से 5 अलग अलग केसेस हमने यहाँ पे देखे। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स 11th एग्जाम्पल। Show that relation R in the set A of all point in a plane given by PQ। देखो क्या कहा गया है, R is equal to PQ such that distance of point P from origin is the same as the distance of the point Q from the origin। देखो एक चीज समझो, एक लाइन है, ये ओरिजिन है और इसके आसपास लिखे हुए हैं P और Q। आपको क्या बोला गया है कि ये दोनों डिस्टेंस सेम है, ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे कि OP इज इक्वल टू OQ लिख सकता हूं। यस मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। चलो इतना आपको बोला गया है। प्रूव दैट दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो होगा ना इक्विवेलेंस, क्यों नहीं होगा, देखते हैं। चलो क्या, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव में लिख सकता हूं OP और OQ तो सेम है, तो मैं यहाँ पे हमारे पास देखो P और Q है, तो मैं लिख सकता हूं कि PP बिलोंग्स टू R लिख सकता हूं। तो वैसे ही QP बिलोंग्स टू R, वैसे QQ भी बिलोंग्स टू R हो सकता है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पे है, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो ऐसा मिल गया, तो मैं लिख सकता हूं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। नाउ सिमेट्रिक मतलब क्या, देखो PQ बिलोंग्स टू R होने वाला है, PQ बिलोंग्स टू R है, क्योंकि यहाँ आपको पता है P and Q दोनों इक्वी डिस्टेंस पे है O से, यानी कि सेंटर से, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि QP भी इक्वी डिस्टेंस पे है सेंटर से। तो वही तो चीज़ बात हुई कि P और Q इक्वी डिस्टेंस पे है या Q और P इक्वी डिस्टेंस पे है, सेम ही होता है, तो सिमेट्रिक भी यहाँ पे होगा। नाउ ट्रांजिटिव के लिए क्या है, सबसे पहले P और Q बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस पे है। QP भी बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि ये भी इक्वी डिस्टेंस पे है। PQ QP तो PP भी होना चाहिए इक्वी डिस्टेंस पे, जो ऑलरेडी है ना भाई, PP भी बिलोंग्स टू R होगा ना, क्योंकि दोनों इक्वी डिस्टेंस पे है। मैं PP बिलोंग्स टू R भी लिख सकता हूँ, QQ भी लिख सकता हूँ, PQ भी लिख सकता हूँ, QP भी लिख सकता हूँ। ये चारों कंडीशन में बिलोंग्स टू R लिख सकता हूँ, कि क्योंकि वो यहाँ पे इसकी कंडीशन फुलफिल कर रही है।
अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन में लाई करता है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन में है। सो नाउ 12th एग्जाम्पल। देखो ये एग्जाम्पल्स वेरी इजी है, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। 12th एग्जाम्पल क्या कहता है, चलो। शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, चलो ट्राइंगल की बात चल रही है, तो ट्राइंगल को लिखा है T1 एंड T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2। चलो ठीक है, प्रूव दैट दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करना है, उसके बाद कुछ कंडीशंस दी गई है, वो थोड़ा इसके बाद पढ़ेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूव होगा यार, देखो दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं, दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उन दोनों के एंगल सेम होते हैं और दोनों के साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। ये आपको 10th में आप पढ़ चुके हो। अगर देखो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में थोड़ा फर्क होता है, ये सिमिलरिटी की बात चल रही है यहाँ पे। ओके, अब दोनों सेम ही है तो ये रिफ्लेक्सिव तो होने ही वाला है, क्योंकि T1 हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू R। सिमिलरली T2 भी बिलोंग्स टू R लिख सकते हैं, क्योंकि वो दोनों सेम ही है ट्राइंगल, तो रिफ्लेक्सिव तो होने ही वाला है। नाउ सिमेट्रिक, T1 बिलोंग्स टू R है तो T1 भी बिलोंग्स टू R होगा। अब T1 T2 के सिमिलर है या T2 T1 के सिमिलर है, दोनों सेम ही होता है तो सिमेट्रिक भी होगा। अब T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T3 बिलोंग्स टू R, तो T1 T3 बिलोंग्स टू R, ऐसा कह सकते हैं हम, ऐसा कह सकते हैं। या एक T3 कंसीडर ना करें क्योंकि यहाँ पे थर्ड ट्राइंगल की बात नहीं चल रही थी, तो मैं यहाँ T1 लिख दूँ तो यहाँ T1 भी लिख दूँ तो भी चलेगा। T1 T2 T1 तो T1 T1, यस ऐसा हो सकता है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सुनो आगे क्या बोल रहे हैं, देखो कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 विथ साइड 3 4 5। देखो मेरे पास 3 राइट एंगल ट्राइंगल है, T1 T2 T3। चलो 3 राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। चलो ठीक है, इसकी साइड क्या दिए हुए 3 4 5, 3 4 एंड हाइपोटेन्यूस है 5, दूसरे की साइड है 5 12 13 और तीसरे की साइड क्या है 6 8 10। ओके, विच ट्राइंगल्स आर अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। ओके, इन तीनों में से कौन एक दूसरे को रिलेट करता है, रिलेट करता है कैसे, देखो थोड़ा ऑब्जर्व करें। ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 4 3 जा 12 होता है, नहीं ये रिलेट नहीं करेगा। अब इसका देखो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। तो सिंपली इतना पता चल रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल ये 1:2 के रेशियो में है। 1:2 के रेशियो में मतलब मैं T1 अपॉन T2 करूं तो अगर साइड का रेशियो अगर हम लें तो 3/6 होता है, 4/8 होता है और 5/10 होता है, क्योंकि इसकी साइड्स आप देख सकते हो ना। तो अगर साइड का रेशियो प्रपोजन में है तो हम कह सकते हैं कि ये T3 है तो T1 ये T3 के सिमिलर होता है, क्योंकि बाय S ये T3 के सिमिलर होता है। और ये सब रेशियो कौन से रेशियो में है, 1:2 के रेशियो में है ना। तो अमोंग दिस 3 ट्राइंगल वी कैन से दैट T1 एंड T3 दिस टू आर द सिमिलर टू ईच अदर बाय S क्राइटेरियन। ओके, हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ 13 में क्या है, शो दैट रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। देखो पॉलीगॉन्स की बात चल रही है, एस आर रिलेशन दिया हुआ है, R इज इक्वल टू P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सिमिलर साइड्स। देखो यार साइड्स अगर सिमिलर होती है, एक चीज समझो यार, अगर साइड सिमिलर होती है तो क्या है, साइड सिमिलर होती है तो वो रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाने वाला है। P1 P1 लिख सकते हो, P2 P2 लिख सकते हो, तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया। अब P1 P2 के बराबर है तो P2 P1 के बराबर भी होगा, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है कि नहीं। और ट्रांजिटिव P1 P2 P2 P1 तो P1 P1 भी लिख सकते हो, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है। तो मैं यहाँ पे इतना सब लिख के मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इतना आप सबको लिख देना है। नाउ व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट what is the set of all elements in a A related to right angle triangle T with side 3 4 5। okay, set of all element in A देखो क्या हो सकता है, अगर वो ट्राइंगल के रिलेटेड हो,
ऐसा कोई पॉलीगोन, कौन सा पॉलीगोन हो जो ट्राइंगल के रिलेटेड होता है? ट्राइंगल ही ना। तो हम सीधा सिंपल लिख द एलिमेंट इन अ सेट ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड 3, 4, 5 और पॉलीगोन R3. The set of all element in A related to all triangle T is a set of all triangles. देखो ट्राइंगल्स के रिलेटेड कौन सा सेट होगा? कौन सा सेट होगा पॉलीगोन का? ट्राइंगल का ही ना। ट्राइंगल के रिलेटेड आपको कौन सा सेट होगा आपके पास रिलेटेड? तो ट्राइंगल का ही सेट होगा। तो सेट ऑफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, वी कैन से दैट। उसको एक स्टेटमेंट में वहां पे आप पे लिख दो। कंप्लीटेड। नाउ 14th वन। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन। देखो XY प्लेन पे जितनी भी लाइन है वो L उसका एक सेट है। एंड R बी द रिलेशन ऑफ L, L का जो रिलेशन है वो R रिप्रेजेंट करता है। R की कुछ कंडीशंस है। R इज इक्वल टू L1 L2, लिखा हुआ है L1 इज पैरेलल टू L2। यार देखो अगेन वही सिचुएशन आ गई, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। L1 अगर L2 के पैरेलल है तो क्या हो सकता है? पैरेललिज्म का मतलब क्या है कि L1 L1 ले सकते हो, L2 L2 ले सकते हो, तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया। L1 L2 के पैरेलल है या L2 L1 के पैरेलल है तो सिमेट्रिक भी हो गया क्योंकि ऑपोजिट पेयर अवेलेबल है। नाउ L1 L2 बिलोंग्स टू हर, L2 L1 बिलोंग्स टू हर, तो L1 L1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, AB BC AC, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो उस तरह से आपको उसको सिचुएशन लेके लिख देना है। अब आगे क्या कहते हैं? शो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइंस Y इज इक्वल टू 2x + 4। क्या है? देखो ऐसी लाइन जिसका y इज इक्वल टू 2x + 4 दिया हुआ है। ओके, फाइंड द ऑल सेट, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू दिस। इस चीज के रिलेटेड जितने भी लाइन के सेट है वो आप फाइंड करके दिखाओ। ओके चलो, इससे पता क्या चलता है? y इज इक्वल टू mx + c। अगर इसके साथ ये एक लाइन का एक इक्वेशन है, इसके साथ इसको कंपेयर करें तो मुझे स्लोप कितना मिलेगा? स्लोप मुझे 2 मिलता है और c की वैल्यू मुझे मिलती है 4। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जितनी भी लाइन का सेट इससे रिलेटेड होगा उसके स्लोप 2 होने चाहिए, और उसके C बिलोंग्स टू R होने चाहिए, मतलब उसके रिलेशन में R आने चाहिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जितनी भी लाइंस इसके साथ रिलेट करती हो, जितनी भी लाइन इसके साथ रिलेट करती हो उसका स्लोप भी 2 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब पैरेलल की बात होती है तब स्लोप सेम होते हैं, जब परपेंडिकुलर की बात चलती है तब दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। अब जब सब लाइन जो इससे रिलेटेड कर रही है उसका स्लोप 2 होना जरूरी है क्योंकि ये स्लोप सेम होना चाहिए, और ये C की वैल्यू उसके रिलेशन में आनी चाहिए, C की वैल्यू उसके सेट में आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सारी की सारी लाइन इससे रिलेटेड हो जाएगी। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे तो आप देख सकते हो, द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द गिवन लाइन y इज इक्वल टू mx + c वेर स्लोप इज इक्वल टू 2 वेर एंड c बिलोंग्स टू r। ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट आप नीचे यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल। सो नाउ 15th वन, आर बी रिलेशन ऑफ सेट 1 2 3 4। हमारे पास एक सेट है, सेट कोई भी है 1 2 3 4, 15th वन, ठीक है। और हमारे पास सबसेट्स क्या दिए हुए हैं? ऑर्डर पेस 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2। चलो ये दिया हुआ है। ओके, मैं बताना है कि ये क्या है। पहले तो देखो 1 2 3 4 है सेट में, तो 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 हमारे पास है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ओके, और पहले तो इन चारों को तो हम गिनेंगे नहीं ट्रांजिटिव में इन चारों को तो गिनेंगे नहीं, यानी कि ये और ये, इन चारों को नहीं गिनेंगे। और जिसके सेकंड एलिमेंट में ये रिपीट होते हैं, यानी कि 2 3 और 2, उन सब के हमारे पास ड्यूट अवेलेबल है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाता है, क्यों हो जाता है? देखो 3 2 तो 2 2 तो 3 2 वापिस, ठीक है।
तो इस तरह से जिसके देखो बाकी जो रिमेनिंग ऑर्डर पेयर्स हैं उसका सेकंड एलिमेंट देखो, उसका अगर आपके पास डबलेट अवेलेबल है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाता है। देखो इसका डबलेट अवेलेबल है, इसका भी है और इसका भी है, तो ये हो जाता है ट्रांजिटिव। नाउ सिमेट्रिक, 1 2 का 2 1 दिख रहा है क्या? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब इसके रिलेटेड ऑप्शन कौन सा है? इसके रिलेटेड हमारा ऑप्शन है बी, तो बी इज अ आंसर, बी इज अ आंसर। सो नाउ 16th वन, लास्ट एग्जांपल। क्या कहता है? चलो 16th वन, आर बी रिलेशन इन द सेट एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर्स, आपको कुछ कंडीशन दी हुई है, ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी माइनस 2 where the value of b is always greater than 6। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 4 3 8 6 8 8 7। देखो यहाँ पे थोड़ा समझे, b की वैल्यू हमेशा 6 से बड़ी है, तो 6 से बड़ी वाली b की वैल्यू कौन सी है? ये 3। तो हम इन तीनों पे ही फोकस करेंगे, ये हमारे कोई काम का ही नहीं है क्योंकि b की वैल्यू 6 से छोटी है, बात खत्म हो गई। ओके, a की वैल्यू b से, मतलब b में 2 माइनस करे तो a मिलता है। चलो इसमें 2 माइनस करे तो a मिलता है क्या? नहीं। इसमें 2 माइनस करे तो a मिलता है? यस, a मिलता है। इसमें 2 माइनस करे तो a मिलता है? नहीं मिलता है। तो इन द सेंस फाइनली हमारा आंसर ये आया, क्योंकि इसमें 2 माइनस करे तो ये मिलता है, b में 2 माइनस करो तो a मिलता है। तो दिस इज अवर आंसर, दिस इज c इज अवर आंसर। सो नाउ here I completed our exercise. So now from next lecture series I will start introduction of exercise to 1.2 and solution of exercise 1.2। lectures थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो प्लीज़ कंटिन्यूस देखते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।